Welcome back. Good morning to all of you. Myself Amit Jala from Masapura School. Today, in this video, I will continue subject Economics of Standard 11. Chapter number 1, Economics and Introduction. Dear students, लास्ट जो हमने वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जब आप यूज करते हो तब वो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको ग्राफ में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, डायग्राम के अंदर कैसे हेल्पफुल हो सकती है, और डायग्राम और ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तब ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आप कैसे पुट कर सकते हो, तो ये हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 5 पर ये क्वेश्चन दिया गया है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तब आपको जो है 3 स्टेप्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर ये 3 स्टेप्स अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका ग्राफ जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। जिसका फर्स्ट स्टेप्स है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। आपने जो डेटा जो है कलेक्ट किया है वो डेटा आपने कहां से कलेक्ट किया है वो भी सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने वेबसाइट में से डेटा जो है कलेक्ट किया है तो वो वेबसाइट क्या सही वेबसाइट है क्या नहीं है, तो ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। द सोर्सेस ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू एंश्योर देयर एक्यूरेसी। जब आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वो डेटा क्या आपका रिलायबल है, उस डेटा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। जब आप डेटा कलेक्ट करो तो ऑथेंटिक वेबसाइट में से डेटा कलेक्ट करो। कोई फ्रॉड वेबसाइट में से अगर आप डेटा कलेक्ट करोगे तो आपका ग्राफ भी जो है वो रॉन्ग हो सकता है, उसकी जो फाइनेंशियल फिगर की डिटेल्स है वो भी गलत हो सकती है। Economic Survey of India and data provided by Central Statistical Organization is a reliable sources. इकोनॉमिक्स ने एक रिलायबल सोर्सेस बताया है कि यहां से आप डेटा कलेक्ट करोगे तो ये रिलायबल और आपको ट्रू डेटा मिल सकता है। कहां से? CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके एक वेबसाइट है पर्टिकुलर, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। पुअर्टी का डेटा हो या तो फिर पॉपुलेशन का डेटा हो, ये सारा का सारा डेटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो सोर्सेस है डेटा का, वो सोर्सेस आपका एकदम प्रॉपर और सही होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्लियरिटी रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस पॉइंट के अंदर ये बताया है कि आप डेटा को पुट करते हो तो डेटा को कहां पे पुट किया जाए, एक्स एक्सिस पर क्या लिखा जाए, वाई पर क्या लिखा जाए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने x की वैल्यू y पर लिख दी और y की वैल्यू x पर लिख दी तो भी आपका ग्राफ एंड डायग्राम जो है वो भी रॉन्ग हो सकता है। तो मैं आपको क्लेरिफाई कर रहा हूं कि x के अंदर आप जो है ईयर लिख सकते हो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया है, यहां पर मैंने ईयर लिखा हुआ है। x पर आप ईयर लिख सकते हो, x पर आप जो है रेनफॉल भी लिख सकते हो, कंट्रीज भी लिख सकते हो। ये तीनों के तीनों चीजें आप जो है x पर मेंशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अराइज होता होगा कि सर x पर तो आपने बताया, तो हम y पर क्या लिखें? तो y पर आप क्या लिख सकते हो? y पर आप पॉपुलेशन लिख सकते हो, प्रोडक्शन भी लिख सकते हो, इनकम भी लिख सकते हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें आप जो है कहां पर मेंशन कर सकते हो? तो y एक्सिस पर आप मेंशन कर सकते हो। अगर ये आपने गलत कर दिया तो भी आपका ग्राफ एंड डायग्राम जो है वो रॉन्ग हो सकता है। x की वैल्यू ऑलवेज x पर ही पुट करो और y की वैल्यू ऑलवेज y पर ही पुट करो। अगर इसको ऊपर नीचे कर दिया तो आपको जो है एग्जाम के अंदर मार्क्स भी नहीं मिल सकते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको दिया है सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो स्केल आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एग्जांपल लिया हुआ है, यहां पर ईयर लिखा है, यहां पर मैंने प्रोडक्शन लिखा है इन टर्न इन परसेंटेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल
1970 एंड 71 में प्रोडक्शन कितना था 23.8 लाख टन। तो ये जो फिगर है यही फिगर आपको जो है एक्स एक्सिस पर बताना है। जैसे कि 23.8, अगर आपने 23.8 की जगह पर 26.8 कर दिया तो भी आपका ग्राफ जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो इस थर्ड पॉइंट के अंदर आपको ये बताया सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल, स्केल आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए। इन प्रोडक्शन के बीच का जो गैप है ये गैप भी इक्वल होना चाहिए। गैप भी कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अप डाउन होगा तो भी आपका ग्राफ जो है वो रॉन्ग हो सकता है। आगे आपको दिया गया ईयर के बीच का जो गैप है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे कि 1970 71 और 1880 एंड 81 के बीच का जो गैप है आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। फर्स्ट आपने ईयर लिया, वहां पर 1 सेंटीमीटर बताया, सेकंड में आपने 2 सेंटीमीटर बताया, फिर से आपने 1 सेंटीमीटर लिया। अगर ये करोगे तो आपका ग्राफ जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो ग्राफ का जो स्केल है वो स्केल भी कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट, प्रॉपर एंड सूटेबल होना चाहिए। और उसकी जो प्रॉपर जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई गई है वही वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। आपको इस चैप्टर के अंदर से 2 टाइप्स के ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल बार डायग्राम एंड सेकंड वन इज क्लस्टर बार डायग्राम। इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं सिंपल बार डायग्राम। यहां पर मैंने बार डायग्राम का एग्जांपल लिखा हुआ है। ये एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 6 पर दिया गया है। जैसे कि यहां पर मैंने कुछ ईयर्स लिखे हैं, 5 ईयर्स लिखे हैं, 1970 and 71, 1980 and 81, 1990 and 91, 2000 and 2001 and 2010 to 2011। उसी के सामने मैंने प्रोडक्शन लिखा है। प्रोडक्शन किस में लिखा है? लाख टन में लिखा है। आपके टेक्स्ट बुक के एग्जांपल के अंदर भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाख टन। तो 1970 एंड 71 में प्रोडक्शन कितना था कंपनी का? 23.8 लाख टन। मैंने अभी आपको बताया कि एक्स एक्सिस पर आप क्या मेंशन करोगे? तो एक्स एक्सिस पर हम ईयर लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर रेनफॉल लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस पर कंट्री भी लिख सकते हैं। तो ईयर मैंने कहां पर मेंशन किया? एक्स एक्सिस पर मेंशन किया। तो एक्स एक्सिस पर मैं इक्वल स्केल के साथ में सभी ईयर लिखूंगा। ईयर लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं प्रोडक्शन की वैल्यू को पुट करूंगा। जैसे कि 1970 एंड 71 का प्रोडक्शन कितना है? 23.8। तो यहां पर मैंने एक्स एक्सिस पर ईयर बताया है 70 एंड 71, उसी पर मैं प्रोडक्शन देखूंगा 23.8, यानी कि 70 एंड 71 का प्रोडक्शन है। ये मैं यहां पर मेंशन करूंगा। उसके बाद 1980 एंड 81 में प्रोडक्शन कितना था? 36.3 लाख टन था। तो वही मैं मेंशन करूंगा नेक्स्ट बार के अंदर। 80 एंड 81 में प्रोडक्शन कितना था? 36.3 लाख टन। यहां पर मैंने क्या लिखा है? प्रोडक्शन लिखा है। तो एग्जैक्ट आप जो है ग्राफ के अंदर ड्रॉ करोगे, यहां पर मैंने बोर्ड पर ड्रॉ किया है तो मैंने अप्रोक्सीमेटली फिगर लिया हुआ है। अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो ग्राफ में आप प्रॉपर फिगर भी ले सकते हो। ग्राफ के अंदर एग्जैक्ट हम मिलीमीटर सेंटीमीटर कैसे लेंगे वो हमने बेसिक जो है 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी देखा हुआ है। तो जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्टली कैसे पुट करना है वो भी आपको पता चल सकता है। तो उसी तरीके से सारे के सारे ईयर्स यहां पर लिख दो। उसके बाद सारे के सारे प्रोडक्शन आप यहां पर मेंशन कर दो। उसके बाद आपको इसका एनालिसिस करना है, यानी कि इसको थियोरेटिकल वे में आपको समझाना है। मिनिमम आप 10 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप जो है ग्राफ को समझा सकते हो। उसी तरीके का सेकंड एग्जांपल टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर दिया है, क्लस्टर बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में बार जो है सिंगल वे में हमने ड्रॉ किया। क्लस्टर बार डायग्राम में क्या है? ज्वाइंटली ग्राफ जो है आप ड्रॉ कर सकते हो। ये ग्राफ में आपको होमवर्क में देना। ये ग्राफ सेम टू सेम ग्राफ है लेकिन क्लस्टर है, ज्वाइंटली इसके बार जो है आपको ड्रॉ करने हैं। तो ये आपको होमवर्क में घर पे करना है और आपको इसे सोल्व भी करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो पर्सनली आप जो है मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल है, जिस तरीके से मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया
उसी तरीके का वो ग्राफ है, सामने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 पर। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, उससे पहले मैं पाई डायग्राम का मीनिंग जो है मैं आपको समझाना चाहूंगा। A pie chart is a circular statistical graph which is divided into sector to illustrate the numerical proportion of the data. पाई चार्ट जो है वो सर्कुलर फ्लो में होता है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन वहां पर आप पुट कर सकते हो। The numerical data is proportionally convert into a degree in a circles and sectors are the form considering this degree. न्यूमेरिकल डेटा को आप डिग्री ऑफ फॉर्म में जो है कन्वर्ट करके आप इसको यहां पर पुट कर सकते हो। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। पाई डायग्राम का मीनिंग, सिंपल बार डायग्राम का मीनिंग, ये आपको 1 सेंटेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको खास करके घर पे रिवाइज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके मेन 4 पॉइंट्स है, जिसके मेन 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स के भी 3 सब पॉइंट्स है। स्टार्ट करते हैं डिटेल में। फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। इस पॉइंट के अंदर क्या बताया गया है, अगर आप इकोनॉमिक्स के डेटा को या तो फिर इकोनॉमिक्स को यूज करते हो तो आप एवरीडे ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो। ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है उसका स्टडी करना है तो आप इकोनॉमिक्स को यूज कर सकते हो। इकोनॉमिक्स का यूज कंपनी के अंदर भी कर सकते हो। कंपनी के एम्प्लॉय से तो उसके बिहेवियर को पहचानना ये ओनर की या तो मैनेजर की रिस्पांसिबिलिटी होती है। उसी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टैब्लिश करना और एम्प्लॉय से काम निकलवाना। तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया, कुछ नया भी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है। क्या लिखा है हम देखते हैं डिटेल्स में। तो दिया गया, इट इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर ह्यूमन बीइंग। एवरी डे आप ह्यूमन के बिहेवियर को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। आगे आपको दिया गया सोसाइटी को कौन कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, सोसाइटी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, स्टेट जो है रूटीन मैनेजमेंट कैसे करता है, टास्क क्या है, रूटीन आप डे टू डे एक्टिविटी कैसे करते हो। अगर उसको स्टडी करना है तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है। सिंपल मीनिंग है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल वर्डिंग यूज कर रहा हूं, सिंपल वे में एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। आगे और भी बहुत कुछ दिया गया है। इकोनॉमिक हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर इन फॉलोइंग वेज। अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स क्या हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम इंटरनेशनल इवेंट्स अफेक्ट the lives of the people. Several countries like USA, Russia, China try to understand the impact of the rise in the price of the crude oil in the international market on their own cost of the living people. अदर कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, हमारी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, फ्यूचर में पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने वाली है या नहीं होने वाली। तो ये आप इकोनॉमिक्स के डेटा के थ्रू जो है आइडेंटिफाइड कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स का डेटा आपको हेल्पफुल हो सकता है। कहां पर, फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या नहीं होने वाला है, इसकी जानकारी आपको इकोनॉमिक्स के डेटा से मिल सकता है। आगे आपको दिया गया है, पीपल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई सम कंट्री मोर डेवलप। इकोनॉमिक्स के डेटा से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दूसरी कंट्री क्यों डेवलप कर रही है, क्यों डेवलपिंग वे में जा रही है, हमारी कंट्री क्यों डेवलपमेंट नहीं कर रही है, हमारी कंट्री डेवलपमेंट वे पर क्यों नहीं जा रही है। अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्या, इकोनॉमिक्स। क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर आपको जानना है कि पास्ट में क्या हुआ था, आप सबको पता है, 10th स्टैंडर्ड में भी आप सीख कर आए हो। बिफोर इंडिपेंडेंट हमारी कंट्री की कंडीशन कैसी थी, ब्रिटिशरों ने सब कुछ हमारी कंट्री में से जो है लूट लिया था, थेफ्ट कर लिया था। तो हिस्टोरिकल इवेंट को अगर जानना है तो उसके लिए भी आपको हेल्पफुल हो सकता है क्या, इकोनॉमिक्स।
तो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटर. इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड बेटर द रीजन बिहाइंड वॉर. The country of East India Company in India for the trade and result British Raj India's revolt against the goods made in the England during a British rules labor movement. हिस्टोरिकल इवेंट से आपको पता चल सकता है कि ब्रिटिशरों ने हमारी कंट्री के अंदर क्या किया था, हमारी कंट्री की हालत कैसी कर दी थी. ब्रिटिशरों ने ब्रिटिश राज भी किया था, क्या क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ये सब कुछ आपको जानना है. तो इसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. तो ये था हिस्टोरिकल इवेंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में 3 पॉइंट्स बताए गए. फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स. इस पॉइंट के अंदर आपको ये बताया गया है, एक्टर है, सिंगर है, तो वो लोग एक्टर हो या सिंगर हो या तो फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, तो वो कहां पर अपना रुपीस इन्वेस्ट करे. तो ये अगर आपको आइडियाज लगाने हैं तो उसके लिए भी इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. अगर आपके पास बहुत सारा रुपीस है तो आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कहां पर मैं इन्वेस्ट करूं और कहां पर नहीं करूं, ये आपको जानना है. तो उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. आगे उसी में आपको दिया गया है, people from the walk of the life, household, lawyers, actors, singers and other try to get a maximum gains. हम सब लोग जो है मैक्सिमम गेन करने के लिए ही इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. चाहे एक्टर हो, सिंगर हो या इंडिविजुअल पर्सन हो, सबको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. कैसे, कहां पर रुपीस इन्वेस्ट करने हैं, ये अगर आपको गाइडेंस लेना हो तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज. गवर्नमेंट ने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसे कैसे फॉलो करना है, कैसे नहीं करना है. आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, ये सारी की सारी जानकारी आपको चाहिए. तो उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मैं एफडी बनाऊं या केवीपी में इन्वेस्ट करूं, कहां पर रुपीस इन्वेस्ट करूं, ये मुझे डिसीजन लेना है. तो उसके लिए भी मुझे इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. नाउ लास्ट वन इज प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग. अगर आप जो है प्रोफेशनली किसी के साथ जो है जुड़ना चाहते हो, तो उसके लिए भी प्रोफेशनली डिसीजन में भी आपको इकोनॉमिक्स हेल्पफुल हो सकता है. इनकम कितनी होगी फ्यूचर में आपकी, आपका फ्यूचर में एक्सपेंस कितना होगा, मार्केट के अंदर किस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, किस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक्स के थ्रू मिल सकती है. उसी के रिलेटेड सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर दिए गए हैं. यहां पर इस चैप्टर का एंड होता है. ये था इसका लास्ट क्वेश्चन. और लास्ट क्वेश्चन ने इन्होंने बता दिया इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट ने ही बता दिया कि इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या सीखना है. डिमांड कैसे इंक्रीज होती है, सप्लाई कैसे इंक्रीज डिक्रीज होता है, फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट की फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होने वाली है, नहीं होने वाली है. ये सारी की सारी जानकारी आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर में आपको मिलेगी. चैप्टर नंबर 1 यहां पर आपका एंड हुआ. मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. और मैंने आपको होमवर्क में एक ग्राफ भी दिया है. इस ग्राफ की आप घर पे प्रैक्टिस करोगे. इसी एक्सपेक्टेशन के साथ थैंक यू सो मच. जय माता दी.